देखिए, हम लोग समझेंगे कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स के बारे में जो कि पैसिव वॉइस में आती हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती हैं, कभी कभी वो वर्ब की तरह फंक्शन करती हैं। कब वर्ब होगा, कब एडजेक्टिव होगा, कब बाई आएगा, कब एट आएगा, ये सारी डिटेल देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से। और ये भी देखेंगे कि ढेर सारे वर्ड्स लेंगे जिनका मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन वो प्रपोर्शन सेम लाते हैं। तो यानी कि मल्टीपल्स अगर अलग अलग वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग सेम होगा, इससे वो जल्दी याद हो जाएंगे। और किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, ये बात हमें ट्रिक से पता चल जाएगी। तो देखिए, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अमेज्ड, एम्यूज्ड, एस्टोनिश्ड, बिविल्डर्ड, इन सभी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या चौंक जाना। सभी का मतलब सेम है। तो ओवरऑल आपको इस 6 वर्ड्स याद करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। और अगर ये कोई इंसान किसी चीज़ से, कोई बात से अगर आश्चर्यचकित हो रहा है, तब हम वहाँ पे लगाएंगे एट। किसी इंसान के द्वारा हो रहा है तो वहाँ पे लगाते हैं बाई। अब ज़्यादातर बुक्स ये कहते हैं कि सरप्राइज़ के संग में एट आता है। नहीं, सरप्राइज़ के संग में बाई भी आता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट है, कोई इंसान नहीं है। यहाँ पर राम है, इंसान है। तो द मैन वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। इसका मतलब सरप्राइज ये खुद इसकी कंडीशन है कि वो आदमी सरप्राइज था, हुआ था नहीं था, वह रिजल्ट पर रिजल्ट देख करके वो आदमी सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था। द मैन वॉज सरप्राइज्ड बाई राम का मतलब क्या हुआ कि राम ने उसको सरप्राइज कर दिया था। यहाँ पे उसकी स्टेट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर एक इवेंट हुआ, तो यहाँ पे एक घटना हुई और यहाँ पे उसकी स्टेट के बारे में बात चल रही है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इनकी जगह एम्यूज्ड लगा दो, सरप्राइज लगा दो, बिविल्डर्ड लगा दो, बात एक ही है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्पेशल है। हालांकि टॉपिक तो यहाँ पर ये आपका इन्फिनेटिव और आपका प्रपोजिशन दोनों का है, लेकिन टेक्निक समझनी है। कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं, उनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग वहाँ पर प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये बात हमने अभी तक देखी। फिर हमने ये भी देखा कि जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती हैं वो वर्ब्स अपने साथ में टू लाती हैं या फिर जो भी प्रपोजिशन लाती हैं साथ में, क्योंकि उनका मीनिंग जो है या फिर उनका जो ट्रांजिशन है वो कन्वे नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता उसके ऑब्जेक्ट तक। लेकिन अब ये देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो वो टू लाएंगी। कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन वो टू नहीं लाएंगी। लेकिन कोई दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो वहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे। अब ये है क्या, टू आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे समझें? ईजी तरीका है। हमने एक टर्म पढ़ा था डायरेक्ट ट्रांजिटिव। डायरेक्ट ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाती हैं। ये सजीव होता है, ये निर्जीव होता है। ये तो सीखा है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स इन्हीं में ऐसी होती हैं जिन्हें केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। हर टाइप की वर्ब है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कह सकते हैं जिन्हें लिकर शराब पीना पसंद है। अब हर आदमी शराब तो पीता नहीं, कुछ लोग शराब नहीं पी, जैसे मैं नहीं पीता हूँ, है ना। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो मैं ना तो शराब पीता ना ही नॉनवेज खाता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शराब भी चाहिए और नॉनवेज भी चाहिए। तो ओवरऑल हर कैटेगरी के लोग हैं। तो ऐसी डायरेक्ट ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनमें कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब होता है, उनका मीनिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कन्वे होता है। सही, उन्हें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है पूरा मीनिंग देने के लिए। और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लेना, मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब इस बात को हम समझें कैसे? इस बात को ऐसे समझो कि जैसे मैंने यहीं पर एक मैं वर्ब लेता हूँ जिसका नाम है गिव। हमने पढ़ा है कि जैसे कि आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें रुपए दूंगा। तो अगर मैं गिव के बाद केवल यू लगा दूँ तो क्या इसका मीनिंग पूरा निकलेगा? मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। तो चाहे मैं आपसे ये बात बोलूँ, डायरेक्ट आके बोलूँ मैं तुम्हें दूंगा, या कोई भी सुनता हम लोगों की बात और मैं कहूँ मैं तुम्हें दूंगा, तो वो ये जो कहे भाई क्या दोगे, भाई क्या दोगे, इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट ज़रूर है,
लेकिन ये मीनिंग पूरा कन्वे नहीं कर रहा है। इसको एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने लिखा मनी, अगर मैं यहाँ पे केवल ये बोलता कि मैं तुम्हें धन दूंगा तो मीनिंग आपको ही पूरा समझ में आ जाता और हम लोगों को कोई भी सुनता तो भी इसको बात पूरी पता चल जाती कि हाँ यहाँ पे ये जिसके बारे में देने की बात है उस चीज़ का नाम बोल दिया है। इस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था केवल, इसे इनडायरेक्ट से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अब इसी जगह अगर मैं आस्क लिखूँ, मैंने कहा आस्क मनी, धन मांगो, या धन मांगा, जैसे मैं कहूँ मैंने धन मांगा, रुपए मांगे, तो इससे बात पूरी नहीं हो। कोई किससे मांगे भाई, तो कहोगे कि राम से मांगे। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब है, उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब तो, लेकिन वो मीनिंग बाद में मांगी, पहले ये बताओ कि किससे मांगे, है ना। तो कुछ ऐसी वर्ब्स जिन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। यहाँ पे जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, इन वर्ब्स को केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। इन वर्ब्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो वे अपने साथ में टू लाएंगी, मीन्स वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू को जोड़ेंगी। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं? रिपोर्ट है, सजेस्ट है, प्रपोज है। सजेस्ट और प्रपोज हम लोगों ने नरेशन पढ़ा था, सजेस्टेड टू होता है, प्रपोज टू होता है। यही कारण है कि उन्हें जो है अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ही नहीं होता, वहाँ पे कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वहाँ तो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज़ करते हैं। अपोलोजाइज, अनाउंस, कंप्लेंट, प्लीड, प्रे, कॉमा, अपील, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, टॉक टू होता है ना। स्पीक, राइट टू राम, लिसन टू हिम, ऐसे ये सारी वर्ब्स जो होती हैं ये केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। अगर इनके पास सजीव यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लगा होता है तो इनकी ठीक बात आपको टू लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रक्चर लिखा है। और ये सारी वर्ब्स हैं, इनको केवल अपने पर्सन से यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तब भी ये अपने साथ में टू लाएंगी। ठीक है, आस्क, बैग, ऑर्डर, मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी, पूरा सेंस है। तो आधे भाई कहाँ से ऑर्डर कर दिया आपने, तो आप कहोगे भाई मैंने बुक सेलर से ऑर्डर कर दी हैं। मैंने पूछ लिया है, किससे पूछ लिया है, राम से पूछ लिया है। तो ये वर्ब्स जो हैं मैंने राम को रिक्वेस्ट किया है। क्या रिक्वेस्ट किया है, धन के लिए किया है। तो ओवरऑल इनके साथ में जब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं ये मीनिंग पूरा दे देती हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे टू नहीं लगाना होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो टू लगाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है, इनवाइट है, इन्फॉर्म है, अप्राइज है, वेलकम, ग्रीट, विश, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, थ्रेटन, धमकी देना, फॉरवर्ड, मना करना, अलाउ, थैंक, कॉल, फोन, एश्योर, काफ़ी सारी वर्ब्स हैं। मैंने वो सारी दे दी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब एग्जांपल देखो, ही रॉट डैश अ लेटर, उसने क्या लिखा, तो आंसर आया उसने लेटर लिखा। मैंने कहा मैंने ये बोला कि उसने राम को लिखा, तो आपको क्या लिखा, तो मैं कहूँगा भाई मैंने व्हाट्सएप लिखा है, मैसेज लिखा है। तो इससे बात पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया इसका कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पे ये तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसने एक लेटर कल लिखा, यानी कल उसने एक लेटर लिखा, यहाँ पे बात पूरी, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेरा प्रपोजिशन नहीं आएगा, यानी कि टू यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए राइट लिखा हुआ भी है, राइट लिखा हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। ही रॉट, उसने अपने पिता को लिखा। भाई क्या लिखा, तो एक लेटर लिखा, क्या लिखा कोई पता तो है नहीं। तो ये वर्ब फिर यहाँ पर लाएगी अपने साथ में टू, क्योंकि ये अपने साथ में टू को फॉलो करती पर्सन के साथ में। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन अपने साथ में क्या लाएगा, चेक कीजिए एक्सप्लेन कहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन यहाँ पर है। एक्सप्लेन क्या किया, मैंने कहा टीचर ने राम को एक्सप्लेन कर दिया, टीचर ने राम को एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे बात कभी पूरी नहीं होगी। भाई क्या एक्सप्लेन कर दिया, यही कि वो थ्योरी कैसे बनी है। इसका मतलब एक्सप्लेन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था सेंस पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये तो नॉन लिविंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये में सेंटेंस करेक्ट है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। ही एक्सप्लेन द टीचर स्टरडे, उसने टीचर को कल बता दिया था क्या बात हो गई थी। जो भी बात हुई है यहाँ पे ओवरऑल टू लगेगा, ये बात हमें समझ में आ गई है।
ही राइट्स सेवा, ही राइट्स सेवा। अब इनको पूरा करते हैं। ही राइट्स, राइट के बाद हमें लिखना पड़ेगा टू, क्योंकि सेवा को लिखा। अब कुछ लोग कहें सर ये भी तो सकता है कि मैंने वाइट बोर्ड पे जाके सेवा लिख दिया, एक नाम लिख दिया। अगर आपने एक नाम लिखा है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा कर दो क्लोज, ऐसे करके। इसका मतलब पहले वाले का मतलब ये कि उसने सेवा को लिखा, एक इंसान को लिखा और वो लेटर भेज दिया, पहले वाले का मतलब। और ही राइट सेवा, वह सेवा लिखता है, इसका मतलब कॉपी या पेन या हाथ है उस पर सेवा लिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसान नहीं है। तब वहाँ पे आपका टू नहीं आएगा। बात थोड़ी समझ में आई? ये नीचे वाला नाम है केवल, कोई इंसान नहीं है। ऊपर वाला एक नाम है और उसको वो लिख भी रहा है, यानी कि उस इंसान को लिख रहा है, वो चीज़ को सेंड भी करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ही एडवाइज्ड मी अबाउट इट, उसने मुझे इसके बारे में सलाह दी। तो एडवाइज्ड दी, तो ही एडवाइज्ड मी, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहाँ पे सेंस पूरा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे टू नहीं लगाऊँ, सेंटेंस मेरा सही है। ही एक्सप्लेन टू मी, एक्सप्लेन क्या किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसको किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इंसान के साथ में टू आता है, इसलिए मेरा सेंटेंस ये सही है। इन अ डिटेल्ड मैनर, यहाँ पर ये मेरा एडवर्बियल फ्रेज है, ये हम लोगों ने एडवर्ब वाले चैप्टर में सीखा था। ही आस्क्ड, किससे पूछा, उससे पूछा, सम क्वेश्चन, उसने उस इंसान से कुछ क्वेश्चंस पूछे। लेकिन एक बात और है कि ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, पूछने का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताना, कंफर्म करना कि क्या पूछा और कितना पूछा, उस सेंस में सम क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अदरवाइज नाउन के सुपरफ्लोस वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी, सुपरफ्लोस की कैटेगरी में आता है। लेकिन क्लियरली समझाने के लिए सम क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट है, क्योंकि आज के साथ में पर्सन के साथ में टू नहीं आता है। ही सेड वॉट, ही सेड समथिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ भी नहीं, यहाँ पर आएगा कुछ भी नहीं। और ही सेड डैश हर, उसने क्या कहा, ये ज़रूरी, उसने किसको कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने देखा था कि से के बाद यहाँ पर टू आता है, तो ही सेड टू हर। डाट में पढ़ा भी है कि ही सेड टू हर, राम सेड टू हर, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपने इसको जल्दी पकड़ लिया है। लेकिन ये वाले पढ़े नहीं, इसलिए आपको दिक्कत कर सकता है। इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि किसके बाद कौन सा आपको वर्ड यूज़ करने या फिर कौन से प्रपोशन आएगा। तो बेसिकली टू कब आएगा, टू कब नहीं आएगा, ये हमने बहुत ही डिटेल में सीख लिया है। आई थिंक यहाँ तक वो बातें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी और नया कॉन्सेप्ट था।